हेलो एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था अपना टॉपिक रेडियो एक्टिविटी, जिसमें हमने पहले लेक्चर में बेसिकली थ्योरीज देखी थी जो किसी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी को बताती है। तो आज हम रेडियो एक्टिविटी का लेक्चर नंबर 2 डिस्कस करेंगे और यहाँ से काफ़ी हाई चांस होंगे कि आपके पेपर में क्वेश्चन आ जाए, बिकॉज ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जिसके अंदर रेडियो एक्टिविटी से एक क्वेश्चन आया हो। डेफिनेटली एक क्वेश्चन इससे आता ही आता है। तो रेडियो एक्टिविटी में हमने देखा था अगर कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस है, अगर कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस है हमारे पास, तो वो स्टेबल बनने के लिए, अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबल न्यूक्लियस बनने के लिए क्या करता है, ठीक है, कुछ रेडिएशंस को इमिट करता है, अपने आप रेडिएशंस को क्या करता है, इमिट करता है। और इस इमिशन को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। और जो रेडियो एक्टिविटी होती है वो क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें कोई फोर्स लगानी पड़ती है, बाहर से कोई एक्सटर्नल फैक्टर लगाना पड़ता है, वो अपने आप हो जाती है। इसलिए इसको हम बोलते हैं क्या, स्पॉन्टेनियस स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन। मतलब अपने आप क्या होता है, डिसइंटीग्रेट होता है, टूटता है अपने छोटे न्यूक्लियस के अंदर। अब देखो स्टेबल न्यूक्लियस जो पहले अनस्टेबल न्यूक्लियस था, उसके बाद वो किस में बनता है, स्टेबल न्यूक्लियस के अंदर। जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है उसको हम बोलते हैं पेरेंट न्यूक्लियई, पेरेंट न्यूक्लियई। और जो बाद में स्टेबल न्यूक्लियई बनता है उसको हम बोलते हैं डॉटर न्यूक्लियई, डॉटर न्यूक्लियई। मतलब कोई अनस्टेबल न्यूक्लियई स्टेबल न्यूक्लियई में बन रहा है, ठीक है, बाय एमिटिंग द रेडिएशंस, ठीक है। और रेडिएशंस के इमिशन को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिविटी। और ये क्या होता है, स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन होता है, मतलब अपने आप होता है। अब किस तरह की रेडिएशंस को एमिट करते हैं वही हमने डिस्कस करना है। तो बेसिकली हमने क्या किया, इसकी जो रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी है वो मैडम मैरी क्यूरी ने की थी। हुआ क्या था बेसिकली, जैसे घरों में हमारे पास ड्रॉल होता है, उनके ड्रॉल के अंदर, ठीक है, फिल्म रखी गई थी। जैसे हमारे ओल्ड फिल्म कैसेट होते थे, वैसे एक फिल्म रखी गई थी। उसके अंदर क्योंकि वो साइंटिस्ट थे, वो काफ़ी सारे सैंपल्स को स्टडी करते रहते थे। और उसी ड्रॉल के अंदर के कुछ यूरेनियम, कुछ मतलब एलिमेंट्स के सब्सटेंस पड़े थे। तो उन्होंने देखा, जब उन्होंने ड्रॉल खोला तो उन्होंने देखा कि ये फिल्म क्या होगी, खराब होगी। अब ये फिल्म खराब क्यों होगी, इसी के उन्होंने स्टडी करना स्टार्ट किया। तो उन्होंने देखा कि यूरेनियम से कुछ रेडिएशंस को क्या हो रही है, इमिट हो रही है। जो यूरेनियम होता है हमारे पास 92 यूरेनियम, उससे कुछ क्या होती है, रेडिएशंस इमिट हो रही हैं। तब उनको रेडियो एक्टिविटी का आइडिया लगा। अब देखो एक्चुअल में हमें कैसे पता चला कि कौन कौन सी रेडिएशंस इमिट होती है। हमने एक एक्सपेरिमेंट करवाया। हमने क्या लिया, एक कंटेनर लिया, एक कंटेनर के अंदर हमने कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रख दिया और यहाँ पे हमने लगा दी प्लेट्स। सपोज करो ये पॉजिटिव प्लेट है और ये यहाँ पे गया नेगेटिव प्लेट। अब जो हमारे पास सब्सटेंस है, ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, तो ये अपने आप रेडिएशंस को एमिट करेगा। अगर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है अपने आप रेडिएशंस को एमिट करेगा। अब हमने क्या ऑब्जर्व किया कि कुछ रेडिएशन तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ बेंड होगी, कुछ नेगेटिव की तरफ बेंड होगी और कुछ स्ट्रेट चलेंगी। तो हमारे पास तीन तरह की रेडिएशंस थी। एक जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ गई, दूसरी थी हमारे पास नेगेटिव प्लेट की तरफ जो मुड़ गई, और एक थी हमारे पास जो सीधी निकल गई। तो यहाँ पे देखो, जो हमारे पास पॉजिटिव की तरफ बेंट हुई है तो वो खुद कौन सी रेडिएशन होगी, नेगेटिव चार्ज रेडिएशन होगी। तो ये कौन सी रेडिएशन होगी, नेगेटिव चार्ज रेडिएशन, बिकॉज नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाता है। जो राइट को नेगेटिव की तरफ रेडिएशन बेंड हो गई उसको हम क्या बोलेंगे, वो खुद क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज रेडिएशन होगी, पॉजिटिव चार्ज रेडिएशन। और जो सीधी चली गई मतलब उसने कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं किया, तो ये क्या होगी, चार्जलेस रेडिएशन। अब जो हमारे पास नेगेटिव रेडिएशन होती है ये कौन सी होती है भाई, बीटा पार्टिकल, ठीक है ना। तो जो नेगेटिव रेडिएशन होती है ये कौन सी होती है हमारे पास, बीटा पार्टिकल। तो बीटा पार्टिकल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो आप देख लो। बीटा पार्टिकल को हम रिप्रेजेंट करते हैं -1 E0। यहाँ पे नीचे क्या शो होता है, चार्ज, ऊपर क्या होता है, मास। हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, बीटा पार्टिकल इज नथिंग बट अ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो यहाँ पे -1 E0 मतलब उसका मास 0 है, चार्ज क्या है, -1, जो हमें पता भी ऑलरेडी। अब देखो जो पॉजिटिव चार्ज रेडिएशन थी इस, ये कौन सी थी, ये बेसिकली था अल्फा पार्टिकल। ये क्या था बेसिकली, अल्फा पार्टिकल। अब ये अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल इज नथिंग बट डबली आयनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम न्यूक्लियस। ये डबली आयनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियस को ही हम क्या बोलते हैं, या डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम बोल दो। तो ये डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम को ही हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। इसका क्या मीनिंग हुआ, जैसे देखो हम
हीलियम को इस तरह से शो करते हैं 2He4। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं 2, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 2, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कितने हैं 2। ठीक है, सबको कैलकुलेट करने आते हैं। अब देखो मैंने कर दिया डबली आयनाइज्ड, मतलब इसके ऊपर 2 पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो 2 पॉजिटिव चार्ज आने का क्या मतलब, 2 इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दिया, तो इसके पास क्या बचेंगे, 2 प्रोटॉन्स बचेंगे और 2 न्यूट्रॉन्स बचेंगे। ठीक है, 2 प्रोटॉन्स बचेंगे, 2 न्यूट्रॉन्स बचेंगे। बेसिकली प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इसलिए जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल क्या होता है, डबली आयनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है ना, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, जो हमारे पास हीलियम +2 होता है, जिसको हम बोलते हैं डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम, उसी को हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं। बिकॉज जो डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम होता है उसके अंदर सिर्फ क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन्स एंड 2 न्यूट्रॉन्स, और वो किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली हम अल्फा पार्टिकल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 2He4। ठीक है ना, हीलियम का एटम अल्फा पार्टिकल नहीं होता, हीलियम का न्यूक्लियस, डबली आयनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियस को ही हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है। तो ये एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन होता है। अगर आपसे पूछ ले 2He4 या 2He4, ठीक है, 2 पॉजिटिव चार्ज डबल आयनाइज्ड, तो ये वाली ज़्यादा करेक्ट आएगी। वैसे नॉर्मल में हम दोनों सेम ही मान के चलेंगे, बट आपको एग्जैक्ट पता होना चाहिए कि डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम को हम बोलते हैं, ना कि हीलियम एटम को। तो अगर आपसे स्टेटमेंट वाइज पूछ लिया जाए हीलियम एटम वर्सेस डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम, डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम कौन सा इनमें से अल्फा पार्टिकल है, तो आपने बोलना है डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम को ही हम क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। ठीक है ना, हीलियम के एटम को नहीं बोलते, डबली आयनाइज्ड हीलियम एटम को। ठीक है ना, इसको हम अल्फा पार्टिकल बोलेंगे, या हम सीधा बोल सकते हैं हीलियम का न्यूक्लियस। ठीक है, ये एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं होगी, तो आपको सिंपल डिफरेंस पता होना चाहिए कि अल्फा पार्टिकल होता क्या है। वैसे मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होगा, बट जिनको नहीं पता होगा उनको आज क्लियर हो चुका होगा कि अल्फा पार्टिकल एक्चुअल में होते क्या है। अब तीसरी रेडिएशन जो अनडिफ्लेक्टेड होगी, अगर वो अनडिफ्लेक्टेड होगी तो उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होगा, और इस तरह की रेडिएशन को हम क्या बोलते हैं, गामा रेडिएशन। इस तरह की रेडिएशन को हम क्या बोलते हैं, गामा रेडिएशन। मतलब गामा रेडिएशन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होगा। गामा रेडिएशन कैसी होगी, चार्जलेस। और गामा रेडिएशन इज नथिंग बट अ पैकेट ऑफ एनर्जी, जहां हम बोल सकते हैं रेडिएशन ऑफ एनर्जी। ठीक है ना, तो ये क्या होती है हमारे पास, रेडिएशन ऑफ एनर्जी। तो मतलब कोई भी जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो 3 तरह के पार्टिकल्स को इमिट करता है, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा पार्टिकल्स। अब अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स में क्या क्या डिफरेंस होते हैं, कैसे उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये आपको डेफिनेटली आना चाहिए, और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। ये काफ़ी एग्जाम के अंदर डायरेक्टली यहाँ से अल्फा बीटा गामा पार्टिकल के कंपेरिजन से क्वेश्चन आ चुके हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी को हम कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल, यहाँ पे हम लिख लेते हैं बीटा पार्टिकल, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं गामा पार्टिकल। गामा पार्टिकल जो गामा रे लिख लेते हैं, गामा रेडिएशन। ठीक है ना, पहली प्रॉपर्टी हम कंपेयर करते हैं मास को। ठीक है, आप बता सकते हो, पहली प्रॉपर्टी हम कंपेयर करते हैं मास। ठीक है, अल्फा पार्टिकल का मास क्या होगा, ठीक है ना, अल्फा पार्टिकल क्या होता है, 2He4। ठीक है, डबली आयनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियस। अब 2He4 के पास कितने प्रोटॉन्स हैं, 2 प्रोटॉन्स हैं और 2 न्यूट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स तो होते नहीं है। तो टोटल मास कितना हो जाएगा, टोटल मास कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स प्रोटॉन्स का मास प्लस 2 टाइम न्यूट्रॉन का मास। अब प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का मास तो ऑलमोस्ट क्या होता है, इक्वल होता है, तो इसका हम अप्रोक्सीमेटली बोल देते हैं 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है ना, बिकॉज देखो यहाँ पे मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन 2 टाइम्स, तो ये टोटल 4 टाइम्स हो जाएगा। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का जो मास होता है वो ऑलमोस्ट सेम होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 मास ऑफ प्रोटॉन के। ठीक है ना, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन के। ठीक है, बीटा पार्टिकल का मास, बीटा पार्टिकल इज नथिंग बट इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका मास आपको पता होगा 9.11 इंटू 10⁻13 kg। और जो बीटा पार्टिकल गामा पार्टिकल होता है वो मास लेस होता है, इसका कोई मास नहीं होता, ना ही कोई चार्ज होता है। ये पहला पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि मास बीटा पार्टिकल। एक और मास्टर कैडर के अंदर क्वेश्चन आया था, मास्टर कैडर के अंदर क्वेश्चन आया था क्या, ये एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, उसमें आपको 4 पार्टिकल्स दिए थे, एक इलेक्ट्रॉन था, एक प्रोटॉन था, एक था हमारे पास शायद न्यूट्रॉन, और एक था हमारे पास अल्फा पार्टिकल। इनमें से सबसे लाइटेस्ट पार्टिकल कौन सा है, ये सबसे लाइटेस्ट हल्का पार्टिकल कौन सा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। और हैवीएस्ट कौन हो जाएगा, हैवी कौन हो जाएगा, सबसे हैवी,
तो वो अल्फा पार्टिकल हो जाएगा। तो आपसे लाइटेस्ट पार्टिकल पूछा गया था, तो वो हमने कहाँ क्या करना था, इलेक्ट्रॉन को टेक करना था। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन आया था। अब देखो सेकंड प्रॉपर्टी जो हम कंपेयर कर रहे हैं, डेट इज चार्ज। ठीक है, आप मुझे बताओ अल्फा पार्टिकल के ऊपर चार्ज कितना होगा। अल्फा पार्टिकल में क्या है, 2 प्रोटॉन्स हैं 2 न्यूट्रॉन्स हैं। न्यूट्रॉन तो चार्जलेस होते हैं, बट प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो अल्फा पार्टिकल्स के ऊपर कितना चार्ज होगा, 2 यूनिट प्रोटॉन का चार्ज होगा, 2p। ठीक है ना, 2 यूनिट प्रोटॉन का चार्ज होगा हमारे पास। बीटा पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, कितना, 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज होगा। और जो गामा पार्टिकल्स के ऊपर होता है वो चार्जलेस होता है, इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। क्या ये सेकंड प्रॉपर्टी आपको क्लियर होगी। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी जो होती है हमारे पास, आइडेंटिफिकेशन या आइडेंटिटी, कि कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा पार्टिकल को, वो हम सीख चुके हैं। अल्फा पार्टिकल को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2He4, बेसिकली हीलियम का न्यूक्लियस। और बीटा पार्टिकल को हम रिप्रेजेंट करते हैं -1E0। और जो हमारे पास गामा पार्टिकल होता है वो रेडिएशन होता है, तो हम इसको सिंपली म्यू से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, जब इसको सिंपली हम गामा से शो कर देंगे, और गामा क्या है, एच न्यू की इक्वल, मतलब एनर्जी का पैकेट ही एक तरह से ही। ठीक है ना। और चौथा जो हमारे प्रॉपर्टी कंपेयर करेंगे, डेट इज स्पीड। मुझे बताओ इनमें से हैवी कौन है, हैवी अल्फा पार्टिकल है। ठीक है, हैवी अगर मास अल्फा पार्टिकल का ज़्यादा है, जो बंदा हैवी होता है वो कम स्पीड से भाग पाता है। तो इनकी जो स्पीड होती है अल्फा पार्टिकल्स की, वो होती है 1/10 ऑफ स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है ना, तो हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल होते हैं उनकी स्पीड क्या होती है, 1/10, मतलब स्पीड ऑफ लाइट से काफ़ी कम होती है। और जो हमारे पास बीटा पार्टिकल होते हैं, इनकी जो स्पीड होती है नियरली इक्वल टू, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट होती है, नियरली इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, एग्जैक्टली इक्वल नहीं होती, नियरली इक्वल होती है। बट जो हमारे पास गामा रेस होती हैं, उनकी जो स्पीड होती है वो एग्जैक्टली इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट होती है, एग्जैक्टली इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है ना, आपको स्पीड ऑफ लाइट पता होगी, इसको हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, तो ये होती है हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट। ये हमने कुछ 4 इंपॉर्टेंट डिफरेंस देखे बिटवीन अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स। बट इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं अभी 2 पॉइंट्स लिखवाऊंगा आपको, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट होता है हमारे पास पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन पावर। ठीक है, और एक हम देखेंगे आयनाइजेशन पावर, एक होता है हमारे पास आयनाइजेशन पावर। ठीक है, इनका ऑर्डर आपको किसी भी एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, तो ये दोनों को आपने स्टार मार्क करके नोट करना है। किसकी पेनिट्रेशन पावर होगी ज़्यादा, किसकी आयनाइजेशन पावर ज़्यादा होगी। तो पेनिट्रेशन का क्या मतलब होता है कि कोई चीज़ कितना पेनिट्रेट कर सकती है। अब मुझे बताओ, अगर कोई चीज़ तेज भागेगी, ज़्यादा वेलोसिटी से भागेगी, तो वो ईजिली पेनिट्रेट कर जाएगी किसी चीज़ को। तो जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो गामा पार्टिकल की हाईएस्ट होती है, देन बीटा की, देन अल्फा की। गामा पार्टिकल की जो पेनिट्रेशन पावर होती है वो हाईएस्ट होती है। जो पेनिट्रेशन पावर है वो स्पीड के ऊपर डिपेंड करती है। अब आयनाइजेशन पावर, ठीक है, आयनाइजेशन पावर डिपेंड करती है उसके मास के ऊपर। ठीक है, आयनाइजेशन इसके ऊपर डिपेंड करती है उसके मास के ऊपर। तो आयनाइजेशन पावर किसकी हाईएस्ट होगी, अल्फा पार्टिकल की, देन बीटा पार्टिकल की, देन गामा पार्टिकल की। तो ये 2 ऑर्डर आपको डेफिनेटली ध्यान में रखने हैं, किसकी पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा होती है एंड किसकी आयनाइजेशन पावर ज़्यादा होती है। क्या ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी है। आई होप आप सभी को अल्फा बीटा गामा पार्टिकल्स का बेसिक इन्फॉर्मेशन क्लियर हो चुका होगा कि अल्फा पार्टिकल्स क्या होते हैं, बीटा पार्टिकल्स क्या होते हैं एंड गामा पार्टिकल्स क्या होते हैं। बेसिकली जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है वो स्टेबल बनने के लिए कुछ रेडिएशंस को क्या करता है, इमिट करता है। और वो रेडिएशन इमिट करता है किसकी फॉर्म में, अल्फा बीटा एंड गामा पार्टिकल्स की फॉर्म में। अब कोई न्यूक्लियस अल्फा पार्टिकल इमिट करता है, गामा पार्टिकल इमिट करता है, जब बीटा पार्टिकल इमिट करता है, वो सब हम केस डिस्कस करेंगे। कब अल्फा पार्टिकल का इमिशन होगा, कब बीटा पार्टिकल का इमिशन होगा, कब गामा पार्टिकल का इमिशन होगा, कब कितने अल्फा पार्टिकल इमिट होंगे, कितने बीटा पार्टिकल इमिट होंगे, वो सब हम केस अभी डिस्कस करने जा रहे हैं। अब देखो, सबसे पहले आपको एक बात क्लियर रखनी है कि जब भी एक पेरेंट न्यूक्लियस, ठीक है, पेरेंट न्यूक्लियस जैसे मेरे पास बेरिलियम है, ठीक है, बेरिलियम है मेरे पास, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं 4Be9। अब इसके ऊपर मैंने अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक किया, ठीक है, बेरिलियम की मेटल के ऊपर मैंने अल्फा पार्टिकल्स को क्या किया, स्ट्राइक किया। तो जब हमने बेरिलियम की मेटल के ऊपर अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया, तो हमारे पास कार्बन बनता है 6C12।
तो मुझे बताइए अब ये रिएक्शन का बैलेंस है। देखो यहाँ पे हमने एटॉमिक नंबर को नीचे बैलेंस करना होता है, मास नंबर को ऊपर। एटॉमिक नंबर यहाँ पे टोटल कितना है 4 + 2 6, यहाँ पे भी 6 है। एटॉमिक नंबर तो बैलेंस है। ऊपर मास नंबर देखो 9 + 4 13, यहाँ पे क्या है 12। तो यहाँ पे हमें बैलेंस करने के लिए क्या लगाना पड़ता है 0 and 1। तो ये क्या होता है हमारे पास न्यूट्रॉन होता है। तो ये बेसिकली न्यूट्रॉन की डिस्कवरी है। किसने की थी? चैडविक ने की थी। ये चैडविक साइंटिस्ट ने क्या की थी? न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की थी। उन्होंने बेसिकली क्या किया था, बेरिलियम की मेटल के ऊपर अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करवाया था, जिससे हमारे पास नया एलिमेंट कार्बन फॉर्म हो गया था और एक नया जो सब एटॉमिक पार्टिकल है न्यूट्रॉन, उसका क्या हो गया था, डिस्कवरी हो गया था। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन होती है दैट इज डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन किसकी वजह से हुई थी? एक न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से हुई थी। तो हमारा काम क्या है, हमने एटॉमिक नंबर को भी बैलेंस करना है एंड मास नंबर को भी क्या करना है, बैलेंस करना है। अब देखो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बनता है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स। कि हमारे पास कोई न्यूक्लियर रिएक्शन हुई, उसके दौरान कितने अल्फा पार्टिकल्स इमिट होंगे एंड कितने बीटा पार्टिकल्स इमिट होंगे। तो हमारे पास कितने अल्फा पार्टिकल या कितने बीटा पार्टिकल इमिट होंगे, उससे पहले हमें पता चाहिए कि अल्फा पार्टिकल से हमारे पास क्या इफेक्ट पड़ता है किसी न्यूक्लियस के ऊपर। सपोज मेरे पास कोई न्यूक्लियस है ZXA, कोई न्यूक्लियस है मेरे पास ZXA, उसने अल्फा पार्टिकल को इमिट कर दिया, डेट इज 2He4। अब मुझे बताओ कोई नया पार्टिकल फॉर्म होगा, ठीक है ना। ये हमारे पास क्या होगा, पेरेंट एलिमेंट हो गया। उसने क्या किया, एक अल्फा पार्टिकल को इमिट किया तो एक नया एलिमेंट बनेगा। अब बैलेंसिंग के लिए मैं यहाँ पे लगाता हूँ Z-2, यहाँ पे कोई नया एलिमेंट X' मान लो और यहाँ पे A-4 हो जाएगा। क्या ये बात आपको समझ आई कि दोनों तरफ रिएक्शन क्या है, बैलेंस है। क्योंकि यहाँ पे देखो 2 + Z-2, ये भी Z हो जाएगा, ऊपर A हो जाएगा। तो हमने रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे Z-2 कर दिया और यहाँ पे A-4 कर दिया। तो हुआ क्या बेसिकली, जब अल्फा पार्टिकल इमिट हुआ हमारे पास एक नया एलिमेंट फॉर्म हो गया और जो नया एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 2 यूनिट से कम हो गया एंड जो मास नंबर है वो 4 यूनिट से क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ पे आप नोट डाल लो, ऑन इमिटिंग अल्फा पार्टिकल द एटॉमिक नंबर ऑफ न्यू एलिमेंट डिक्रीज बाय अ फैक्टर ऑफ 2 एंड मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4 यूनिट्स। तो अल्फा पार्टिकल का क्या इफेक्ट होता है, जो एटॉमिक नंबर है 2 यूनिट से डिक्रीज करता है एंड जो मास नंबर है वो 4 यूनिट से क्या करता है, डिक्रीज करता है, जब एक अल्फा पार्टिकल क्या होता है, इमिट होता है। तो अल्फा पार्टिकल इमिशन का क्या रिजल्ट हुआ हमारे पास, ठीक है, हमारे पास चार्ज डिक्रीज हुआ या एटॉमिक नंबर डिक्रीज हुआ, 2 यूनिट से एंड मास नंबर डिक्रीज हुआ 4 यूनिट से। क्या ये बात आपको क्लियर हो चुकी है? तो डेफिनेटली ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब चलो हमें अल्फा पार्टिकल का आइडिया हो गया। अब सपोज करो मेरे पास कोई न्यूक्लियस है, कोई ZXA, उसने बीटा पार्टिकल को इमिट कर दिया। बीटा पार्टिकल मतलब -1E0। तो अब इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, Z+1, कोई नया एलिमेंट X' फॉर्म हो जाएगा और A एज इट इज़ रह जाएगा। अब ये वाली रिएक्शन भी क्या है, बैलेंस है। तो मुझे बताइए जो एटॉमिक नंबर है वो तो 1 यूनिट से इंक्रीज हो गया बट मास नंबर क्या रहा, सेम रहा। मतलब ऑन बीटा पार्टिकल इमिशन atomic number increases by 1 unit and mass number remains same। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो चुकी है कि जब बीटा पार्टिकल का एमिशन होता है तो हमारे पास एटॉमिक नंबर तो 1 यूनिट से इंक्रीज हो जाता है बट मास नंबर सेम रहता है। तो ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि अल्फा पार्टिकल से क्या होगा, बीटा पार्टिकल से क्या होगा। गामा पार्टिकल से कुछ नहीं होगा। ये गामा पार्टिकल से ना ही अल्फा पार्टिकल चेंज हो, ना ही एटॉमिक नंबर चेंज होगा, ना ही मास नंबर चेंज होगा। ऑन एमिशन ऑफ गामा पार्टिकल it does not affect atomic number
एंड मास नंबर। मतलब जब हमारे पास अल्फा पार्टिकल का इमिशन होगा, ना ही एटॉमिक नंबर चेंज होगा, ना ही मास नंबर चेंज होगा। तो ये वाले पॉइंट्स आपने ध्यान रखने हैं। अब देखो नेक्स्ट जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स। ठीक है ना, तो हम अल्फा और बीटा पार्टिकल कितने इमिट होंगे उसकी कैलकुलेशन सीखने जा रहे हैं। ये मैं एक प्रॉपर आपको डेरिवेशन करवा रहा हूँ, उसके बाद आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे हम इजीली ट्रिक की हेल्प से नंबर ऑफ अल्फा बीटा पार्टिकल को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो इस बार नेट के अंदर भी इससे क्वेश्चन आया था। ठीक है, मास्टर कैडर के अंदर नहीं आया अभी तक, बट जो लेक्चर कैडर है उसके अंदर रिपीटेडली इससे क्वेश्चन आता है। तो ये मेरे अकॉर्डिंग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और नेक्स्ट टाइम चांस है कि इसी से क्वेश्चन पूछे जाए। तो बेसिकली देखो, अगर मेरे पास कोई न्यूक्लियस है पहले ZXA, उसने कुछ अल्फा पार्टिकल इमिट कर दिए, कुछ बीटा पार्टिकल इमिट कर दिए, तो नया एलिमेंट बन गया ZYA1। ठीक है ना, कुछ ऐसे लिख देता हूँ मैं। ठीक है, ZYA'। अब उसने कुछ अल्फा पार्टिकल इमिट किए होंगे, सपोज करो अल्फा पार्टिकल इमिट किया उसने X, और कुछ बीटा पार्टिकल इमिट किए होंगे, सपोज कर लो बीटा पार्टिकल इमिट किया उसने Y -1E0। ठीक है, एक बार डेरिवेशन देख लो, बाद में आपको डायरेक्टली बता दूंगा कि कैसे देखते हैं। अब देखो हमने कितने अल्फा पार्टिकल इमिट किए, कितने बीटा पार्टिकल। ठीक है, मतलब X और Y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और हमने क्या करनी है, इक्वेशंस बनानी है। तो देखो नीचे एटॉमिक नंबर सेम रहना चाहिए, नीचे वाली इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, अगर हम एटॉमिक नंबर को बैलेंस करेंगे तो क्या बनेगा, Z किसकी इक्वल आ जाएगा, क्या मुझे बता सकते हो कि Z1 प्लस, अब देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे X है, 2X, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे Y है, तो इज इक्वल -Y। ठीक है ना, तो ये पहली इक्वेशन आपको क्लियर हुई क्या, कि हमने जब एटॉमिक नंबर को बैलेंस किया हमारे पास ये वाली इक्वेशन बन के आ गई। ठीक है, अगर हम मास नंबर को बैलेंस करेंगे, अगर हम मास नंबर को बैलेंस करेंगे तो A किसके इक्वल आ जाएगा, आप बताइए। A इज इक्वल टू A', A1 लिख लेता हूँ मैं इसको। ठीक है, A इज इक्वल टू A1 प्लस, यहाँ पे कितने X लिखूँ, 4X प्लस, ठीक है, Y इंटू 0। ठीक है, Y इंटू 0 0 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी हमारे पास, 2 आ जाएगी। तो यहाँ से हमने X की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पहले हम नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स को देखें, तो आप सिंपली देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 से अगर हम A-A1 कर दें, ठीक है, A-A1 इज इक्वल टू 4X आ जाएगा, और यहाँ से हमारे पास A-A1/4 इज इक्वल टू X आ जाएगा। तो A-A1/4 किसके इक्वल आ जाएगा, X के इक्वल आ जाएगा, और X क्या है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स का क्या फॉर्मूला बन गया हमारे पास, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इज इक्वल टू A-A'/4। ठीक है ना, ये क्या हो गए, अल्फा पार्टिकल हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास, देखो A क्या था हमारे पास, जो इनिशियल न्यूक्लियाई था, A क्या था, पेरेंट न्यूक्लियाई का, पेरेंट न्यूक्लियाई मास नंबर। ठीक है, पेरेंट न्यूक्लियाई का मास नंबर था, और A' क्या है हमारे पास, डॉटर न्यूक्लियाई मास नंबर। ठीक है ना, तो A' क्या है हमारे पास, डॉटर न्यूक्लियाई का मास नंबर है। दोनों का रेशियो, दोनों का डिफरेंस लेना है और उसको डिवाइड कर देना है 4 से, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएंगे, अल्फा पार्टिकल आ जाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल करवाता हूँ, जैसे मेरे पास यूरेनियम है 92 यूरेनियम 238 कन्वर्ट हो गया सपोज करो 82 लेड 206 में। तो आपने बताना है फाइंड नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, फाइंड नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इमिटेड, फाइंड नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स इमिटेड। तो आपने कुछ नहीं करना, सिंपली उनके जो मास नंबर में चेंज आया उनका डिफरेंस लेना है। ठीक है, ए कितना हो जाएगा हमारे पास 238, और ये कितना हो जाएगा 4। मतलब हमने मास नंबर का कितना मास नंबर में चेंज आया, मास नंबर का डिफरेंस लेना होता है, मास नंबर डिफरेंस, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, A-A' से, ओवर क्या कर देंगे हम 4। ठीक है, मास नंबर का डिफरेंस, ठीक है ना, और ऊपर क्या कर देंगे, डिवाइड बाय 4। तो मास नंबर का कितना डिफरेंस आया, 238 - 206, 238 - 206 डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 32 डिवाइड बाय 4। तो यहाँ पे कितने अल्फा पार्टिकल इमिट होंगे, 8 अल्फा पार्टिकल्स इमिटेड हुए होंगे। तो अगर हमारे पास ये न्यूक्लियर रिएक्शन होती तो इसमें कितने अल्फा पार्टिकल्स इमिट हुए होते, 8 अल्फा पार्टिकल्स इमिट हुए होते। तो हमने कुछ नहीं करना, मास नंबर का डिफरेंस लेना है और उसको 4 से डिवाइड कर देना है। क्लियर है आपको, चलो हमें अल्फा पार्टिकल्स तो आ गए, अब बीटा पार्टिकल्स निकालने हैं हमें। तो ऊपर वाली इक्वेशन में देखो Z इज इक्वल टू Z1 प्लस 2X - Y।
हमें एक्स की वैल्यू पता चल गई और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सिंपल है कि अगर एक्स की वैल्यू यहाँ से हम पुट कर दें तो वाई आ जाएगा। तो देखो हम वैल्यू पुट करते हैं एक्स की, ठीक है, इस वाली इक्वेशन में, तो हमारे पास क्या आएगा, ठीक है। आप लोग ट्राई करो कि वाई की कितनी वैल्यू आ रही है। जेड इज इक्वल टू Z1, मतलब जेड क्या है, अटोमिक नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस, Z1 क्या है, अटोमिक नंबर ऑफ डॉटर न्यूक्लियस, प्लस, ठीक है, 2 इंटू एक्स की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, A माइनस A1/4 माइनस वाई। तो हमने वाई की वैल्यू निकालनी है, तो वाई की वैल्यू अगर आप ध्यान से देखो क्या आ जाएगी, Z माइनस Z1, मतलब दोनों के अटोमिक नंबर का डिफरेंस, और इसमें से क्या माइनस कर देंगे, ठीक है, 2 इंटू अल्फा पार्टिकल्स, A माइनस A1/4 तो क्या है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, तो हम क्या लेंगे, दोनों के अटोमिक नंबर का रेशियो -2 अल्फा कर देंगे। क्या ये बात आपको क्लियर हुई, ठीक है। -2 अल्फा या 2x कर लो यहाँ पे, ठीक है, 2x, ये क्योंकि x क्या है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हैं, x क्या है, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हैं। क्या ये सिंपल आपको इक्वेशन सॉल्व करनी आ गई। अब देखो क्वेश्चन के अंदर कैसे अप्लाई करेंगे। अब मुझे बताओ, हमारे पास यही रिएक्शन थी, ठीक है ना, यूरेनियम लेड के अंदर कन्वर्ट हुआ, इसके अंदर नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हमने कैलकुलेट कर लिए। अब नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स बताओ, वीडियो को पॉज करो और मुझे बताओ नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स कितने होंगे, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल ड्यूरिंग दिस कन्वर्जन, ड्यूरिंग दिस न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है। अल्फा पार्टिकल तो आपको इमिट करने आ गए, ठीक है ना। अब बीटा पार्टिकल बताइए मुझे, तो बीटा पार्टिकल के लिए क्या करना था, फॉर्मूला से जाते हैं पहले। नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल क्या किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल किसके इक्वल होते हैं, ये दोनों के एटॉमिक नंबर का डिफरेंस Z माइनस Z1 इंटू -2 इंटू नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। क्या हमें अल्फा पार्टिकल पता चल गए 8, ठीक है ना। तो पहले दोनों के एटॉमिक नंबर का डिफरेंस ले लो, 92 माइनस 82, क्या ये क्लियर है, -2 इंटू एक्स, ठीक है, एक्स कितना 8, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 10 माइनस 16 डेट इज 6, ठीक है ना। आपको सिंपली मोड की फॉर्म में ले लेना आंसर को, ठीक है ना। तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 6 बीटा पार्टिकल आ जाएंगे। तो नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल इज इक्वल टू 6। चलो ये बात आपको क्लियर है, ठीक है। उससे पहले, ठीक है, आपको डायरेक्ट ट्रिक बताऊं, उससे पहले आपने एक क्वेश्चन और सॉल्व करना है, ठीक है। पहले आप एक और ट्राई करो कि वीडियो को पॉज करके, ठीक है, 92 यूरेनियम 235 कन्वर्ट हो रहा है हमारे पास 82 लेड 207 के अंदर, फाइंड नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल इमिटेड, कि कितने अल्फा पार्टिकल एंड कितने बीटा पार्टिकल इमिट होंगे। तो वीडियो को पॉज करो, आप ट्राई करो, ठीक है। चलो मैं सॉल्व करता हूँ, आप लोगों ने ट्राई किया होगा। तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल किसके इक्वल आ जाएंगे, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल किसके इक्वल आ जाएंगे, दोनों के एटॉमिक नंबर, दोनों के मास नंबर का डिफरेंस, डेट इज 235 माइनस 207 डिवाइड बाई 4, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 235 से 207 माइनस करेंगे, ये कितना आएगा, ये 5 और 5 में से 2 माइनस की 7, फिर 28 आ जाएगा ना, हाँ 28 डिवाइड बाई 4, तो कितने आ जाएंगे, 7 अल्फा पार्टिकल्स आ जाएंगे, 7 अल्फा पार्टिकल्स। क्या ये चीज़ क्लियर हुई आपको, आई होप सभी ने अल्फा पार्टिकल्स सही निकाले होंगे। तो नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल किसके इक्वल होते हैं, Z माइनस Z1 -2 इंटू नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स। तो x की वैल्यू तो हमने निकाली 7, तो 92 माइनस 82 -2 इंटू 7, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 10 माइनस 14, डेट इज 4 बीटा पार्टिकल्स, डेट इज 4 बीटा पार्टिकल्स। क्या ये आपको क्लियर हुआ, ठीक है। जिनका ये क्वेश्चन सही है तो वो पेपर के अंदर कभी भी गलत नहीं करके आएंगे, ठीक है। सेम क्वेश्चन मैं इस बार नेट दे के आया था, तो सेम क्वेश्चन आपसे अल्फा और बीटा पार्टिकल के ऊपर वहाँ पे ही पूछा गया था, बट नेट के हिसाब से वो काफ़ी ईजी क्वेश्चन था, बट इस तरह के क्वेश्चन आने के हाई चांस होते हैं। जिनके नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल 7 आए हैं और बीटा पार्टिकल 4 आए हैं, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब शॉर्ट ट्रिक क्या है, शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं है, शॉर्ट ट्रिक भी सीख लो, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक इतनी भी शॉर्ट नहीं है, ठीक है। अगर फॉर्मूला याद रखोगे तो ईजिली सॉल्व कर दोगे। शॉर्ट ट्रिक में थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। अल्फा पार्टिकल के लिए तो कोई शॉर्टकट नहीं है, अल्फा पार्टिकल के लिए तो हमने क्या करना होता है, दोनों के मास नंबर का डिफरेंस डिवाइड बाई 4, तो 235 माइनस 207 डिवाइड बाई 4, डेट इज 7 अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है ना, 7 अल्फा पार्टिकल्स, ठीक है। ये तो अल्फा पार्टिकल के लिए तो हमें डायरेक्टली सोचना है। अब अगर 7 अल्फा पार्टिकल इमिट होंगे 7 2He4, तो मुझे बताओ
जो हमारा जो अटोमिक नंबर है, सॉरी अटोमिक नंबर कितनी यूनिट से डिक्रीज होगा, तो अटोमिक नंबर कितनी यूनिट से डिक्रीज होगा, अटोमिक नंबर डिक्रीज बाय, देखो एक अल्फा पार्टिकल इमिट होता है तो 2 यूनिट से अटोमिक नंबर डिक्रीज होता है। अगर 7 अल्फा पार्टिकल इमिट होंगे तो जो अटोमिक नंबर है वो 14 यूनिट से डिक्रीज होगा, ठीक है, वो 14 यूनिट से डिक्रीज होगा। अब देखो लॉजिकली सोचो कि 14 से कम होना चाहिए था, बट हुआ कितने से, 10 से, तो मतलब 4 कम से हुआ है, ठीक है, 4 यूनिट कम से डिक्रीज हुआ है, तो 4 बीटा पार्टिकल इमिट होंगे, बिकॉज बीटा पार्टिकल से क्या होता है, अटोमिक नंबर इंक्रीज हो जाता है। क्या ये आपको लॉजिक क्लियर हुआ कि एक्चुअल में 14 यूनिट से अटोमिक नंबर डिक्रीज होना चाहिए था, बट 10 यूनिट से हुआ है। इट मीन्स जो बाकी 4 हैं वो क्या होंगे, बीटा पार्टिकल इमिट हुए होंगे और उन्होंने क्या कर दिया होगा, अटोमिक नंबर को इंक्रीज कर दिया होगा। तो ये होता है हमारे पास लॉजिक। आई होप आप लोग को नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स का कैलकुलेशन आ चुका होगा। तो अब देखो हमें नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल का कैलकुलेशन सीख लिया। तो अब एक छोटा सा टॉपिक होता है, ठीक है, आपको याद नहीं करना बट आपको पता होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज, डिसइंटीग्रेशन सीरीज जिसको हम बोलते हैं RDS, ठीक है। इसका क्या मीनिंग होता है, देखो हमारे पास अनस्टेबल न्यूक्लियस है जिसको हम बोलते हैं क्या, पेरेंट न्यूक्लियस। अगर वो अनस्टेबल हुआ तो वो कुछ पार्टिकल्स को इमिट करेगा, ठीक है ना। अगर फिर से सपोज करो ए न्यूक्लियस नया बन गया, वो फिर से अनस्टेबल है तो वो फर्दर इमिट करेगा, फिर बी बन गया, बी भी सपोज करो अनस्टेबल है तो वो फर्दर क्या करेगा, रेडिएशन को इमिट करेगा। तो ऐसा सोन चलता रहेगा कब तक, जब तक हमारे पास क्या ना बन जाए, स्टेबल न्यूक्लियस ना बन जाए, जब तक हमारे पास स्टेबल न्यूक्लियस ना बन जाए। तो अनस्टेबल न्यूक्लियस से स्टेबल न्यूक्लियस बनने तक एक हमारे पास सीरीज होती है कि कितने अल्फा पार्टिकल, फिर बीटा पार्टिकल, अल्फा बीटा पार्टिकल, इस तरह से हमारे पास क्या होती है, सीरीज ऑब्टेन होती है। तो इसी सीरीज को हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज। अब हमारे पास 4 सीरीज होती हैं, ठीक है ना, याद नहीं करनी है आपको, थोड़ा बहुत देखना, जो याद कर पाए तो कर लेना। एक होती है हमारे पास 4n सीरीज, एक होती है हमारे पास 4n प्लस सीरीज, एक होती है हमारे पास 4n प्लस 2 सीरीज, और एक होती है हमारे पास 4n प्लस 3 सीरीज, ठीक है। जो 4n सीरीज होती है, ठीक है, जस्ट मुझे एक सेकंड दीजिए। ठीक है, देखो 4n सीरीज का पहले हम ऊपर लिख लेते हैं नेम क्या होता है सीरीज का, ठीक है। सीरीज का नेम क्या है, यहाँ पे स्टार्टिंग एलिमेंट, कहाँ से स्टार्टिंग होती है ये सीरीज, ठीक है ना, और उसके बाद लास्ट स्टेबल एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट, और यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल कितने इमिट होंगे एंड नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल कितने इमिट होंगे ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ स्टेबल न्यूक्लियस इनटू अनस्टेबल न्यूक्लियस। देखो जो पहली सीरीज होती है उसमें 4n सीरीज को हम बोलते हैं क्या, थोरियम सीरीज, थोरियम सीरीज, मतलब ये कहाँ से स्टार्ट होगी, थोरियम से। दूसरी जो 4n+1 सीरीज होती है इसको हम बोलते हैं नेपच्यूम सीरीज, और 4n+2 को हम बोलते हैं यूरेनियम सीरीज, और जो 4n+3 होती है उसको हम बोलते हैं एक्टिनियम सीरीज, एक्टिनियम सीरीज। अब देखो इनमें स्टार्टिंग एलिमेंट मतलब जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होगा वो कौन सा होगा, तो यहाँ पे जो हमारे पास थोरियम सीरीज होता है उसमें थोरियम से स्टार्ट होगा, 90 होता है अटोमिक नंबर थोरियम का, 90 थोरियम 232 से हम स्टार्टिंग करेंगे, और वे अल्फा पार्टिकल इमिट करेगा, बीटा अल्फा बीटा का इस तरह से इमिट करता रहेगा। फिर लास्ट एलिमेंट जो स्टेबल बनता है, जो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व सीरीज बता रहा हूँ आपको मैं, फिर 82 लेड पे जाके क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, 82 लेड 208 पे जाके क्या हो जाती है, हमारे पास स्टॉप हो जाती है। पहली क्लियर हो गया आपको, स्टार्टिंग एलिमेंट थोरियम से स्टार्ट होगी, लेड पे खत्म होगी। जो सेकंड सीरीज होती है नेपच्यूम की, नेपच्यूम का एटॉमिक नंबर कितना होता है भाई हमारे पास, 93, 93 नेपच्यूम से स्टार्ट होगी, हमारे पास 237 होता है इसका हमारे पास मास नंबर, और जो एंड एलिमेंट होगा वो होता है बिस्मथ। तो बिस्मथ क्या होता है, 83 Bi 209। क्लियर है आपको। जो थर्ड सीरीज होती है 4n+2 सीरीज, वो यूरेनियम से स्टार्ट होती है, 92 होता है इसका, 92 यूरेनियम 238 वाला, ठीक है, आइसोटोप इसका, और ये खत्म होता है किसके ऊपर, 82 लेड, तो ये लेड के ऊपर खत्म होता है 206। क्लियर है। जो एक्टिनियम सीरीज होती है, देखो नाम सीरीज का एक्टिनियम है बट ये स्टार्टिंग यूरेनियम से होती है, तो ये यूरेनियम से स्टार्ट होती है, बट यहाँ पे 235 वाला उसका आइसोटोप लेते हैं, और जो एंड एलिमेंट होता है वो 82 लेड 207,
ठीक है ना। तो 3 सीरीज लेड पे खत्म हो रही है, एक बिस्मथ पे। स्टार्टिंग में एक में थोरियम, दूसरी में नेपच्यून, 2 यूरेनियम से स्टार्ट होती है। और ये नाम होते हैं इनके 4n, 4n+, 4n+2, 4n+3। अब यहाँ पे कितने अल्फा पार्टिकल इमिट होंगे, कितने बीटा पार्टिकल इमिट होंगे, ये मैं आप लोग के लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है ना। तो आपने स्टार्टिंग एलिमेंट ये, एंड एलिमेंट ये, स्टार्टिंग एलिमेंट ये, एंड एलिमेंट ए, ठीक है ना। तो ये हमने सीरीज ऑब्टेन की गई है एक्सपेरिमेंटली, ठीक है ना। एक को हम बोलते हैं 4n सीरीज, 4n+, 4n+2, 4n+3। अब कितने अल्फा पार्टिकल इमिट होंगे, कितने बीटा पार्टिकल इमिट होंगे, वो आप अपने एंड पे कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको सिखा दिया कि कितने अल्फा पार्टिकल इमिट होते हैं, कितने बीटा पार्टिकल इमिट होते हैं। तो कितने अल्फा पार्टिकल इमिट होंगे, कितने बीटा होंगे, तो ये टेबल आपने कंप्लीट करना है। और जो टेबल को कंप्लीट करके देखते हैं कौन सा स्टूडेंट मेरे को सेंड करता है, ठीक है ना। तो आपने ये टेबल कंप्लीट करना है और व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर क्या कर देना है, इस टेबल को कंप्लीट करके व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपने भेज देना है। तो आपको वहाँ पे आइडिया हो जाएगा कि आपका लेवल क्या है। तो मैं आपको बता दूंगा कि आपने सही भरा है या नहीं। तो अल्फा एंड बीटा पार्टिकल को आपने अपने एंड पे कंप्लीट करना है। क्लियर है आपको। तो अब लास्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो हमारे पास सीरीज हैं 4n, 4n+3 एंड 4n+2, ये क्या होती है हमारे पास, नेचुरल सीरीज है। नेचुरल मतलब एक्चुअल में होती हैं ये नेचुरली, नेचर में ऐसी ही सीरीज होती है कि जो 4n है, जैसे थोरियम से लेड, ये ऐसा कन्वर्जन प्रैक्टिकली हम नेचर में पाया जाता है। बट जो 4n+1 सीरीज होती है, 4n+1 सीरीज क्या होती है हमारे पास, आर्टिफिशियल होती है। 4n+1 सीरीज क्या होती है, आर्टिफिशियल होती है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। 4n, 4n+2 एंड 4n+3 तो नेचुरल सीरीज है, बट जो 4n+1 है वो क्या होती है, आर्टिफिशियल सीरीज होती है। तो यहाँ पे इसको इंपॉर्टेंट करके लिख लो, किसी भी एग्जाम में आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है। तो जो 4n+1 होती है ये आर्टिफिशियल होती है। क्या ये चीज़ आपको क्लियर है। तो अल्फा एंड बीटा पार्टिकल का टेबल आपने कंप्लीट करना है। अब देखो हमारे पास कोई न्यूक्लियस अनस्टेबल था, ठीक है ना, कोई न्यूक्लियस अनस्टेबल था, वो स्टेबिलिटी की तलाश में किस में कन्वर्ट हो रहा है, स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो रहा है, और उसके चक्कर में वो अल्फा, बीटा एंड गामा पार्टिकल्स को इमिट करता है। अब हमें कैसे पता चला कोई न्यूक्लियस अनस्टेबल है, इसके रिलेटेड हमने कितनी थ्योरीज पढ़ी, काफ़ी सारी थ्योरीज पढ़ी थी। कौन कौन सी पढ़ी थी, सबसे पहले हमने पढ़ी थी न्यूक्लियर फोर्स थ्योरी। न्यूक्लियर फोर्स थ्योरी में बताया था कि हमने प्रोटोन की रिपल्शन के बावजूद कोई न्यूक्लियस स्टेबल क्यों होता है, न्यूक्लियर फोर्स थ्योरी। उसके बाद हमने देखी थी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थ्योरी, ठीक है। उसमें हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कौन से एलिमेंट की होती है भाई, हाईएस्ट बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन हमारे पास होती है आयरन की। उसके बाद हमने पढ़ी थी कौन सी, इवन ऑड थ्योरी, इवन ऑड थ्योरी, ठीक है ना, वो आपको मैंने बता दी थी कितने स्टेबल आइसोटोप्स होते हैं। उसके बाद हमने एक इंपॉर्टेंट पढ़ी थी जिसको हम बोलते हैं मैजिक नंबर थ्योरी। और मैजिक नंबर में मैजिक नंबर कौन कौन से होते हैं वो आपकी टिप्स पे होनी चाहिए, और डायरेक्टली कितने एग्जाम में वो पूछ चुका है, ठीक है। एक हमने पढ़ी थी जुकावास मिजोन पार्टिकल थ्योरी, ठीक है ना, ये भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था कि मिजोन पार्टिकल्स क्या होते हैं और जुकावा मिजोन थ्योरी क्या थी। और जो लास्ट थ्योरी वो मैंने छोड़ दी थी, डैट इज NYP थ्योरी, NYP रेशियो थ्योरी। तो यहाँ से हम अपना लेक्चर अभी स्टार्ट करेंगे NYP रेशियो थ्योरी से। तो NYP में क्या होता है, NYP रेशियो थ्योरी का क्या मतलब होता है, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो थ्योरी। मतलब हम न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन का क्या देखेंगे, रेशियो देखेंगे, न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो थ्योरी। तो देखो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने क्या किया था, हमने जितने भी एलिमेंट्स नोन थे उनके सभी के NYP रेशियो निकाल लिया, मतलब न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन का उनका रेशियो निकाल लिया। अब हमने देखा कि हर एक रीजन के लिए अलग अलग न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो था। जैसे अप टू अटोमिक नंबर 20, अगर Z20 तक, अटोमिक नंबर 20 तक जो NYP रेशियो स्टेबिलिटी के लिए कितनी होनी चाहिए, ये स्टेबिलिटी के लिए NYP का रेशियो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये मतलब न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन का रेशियो 1 होना चाहिए अप टू अटोमिक नंबर 20। अगर हमारे पास अटोमिक नंबर अप टू 30 है, अप टू अटोमिक नंबर 30, मतलब जैसे जैसे अटोमिक नंबर बढ़ेगा तो न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो जो आइडियल होना चाहिए डैट इज 1.13। अगर हमारे पास अटोमिक नंबर 40 तक जो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन का आइडियल रेशियो होना चाहिए डैट इज 1.25। अगर हमारे पास अटोमिक नंबर अप टू 50 जो NYP का रेशियो वो अप्रॉक्सीमेटली 1.3 होना चाहिए, और अप टू 60 एटॉमिक नंबर जो NYP का रेशियो है वो होना चाहिए 1.4 के अराउंड।
ये मैं आपको डाटा याद नहीं करना, आपको बता रहा हूँ कि होना क्या चाहिए। तो अगर हमारे पास एटॉमिक नंबर अप टू 80 है तो NYP का रेशियो होना चाहिए 1.5। क्या ये चीज़ आपको क्लियर हुई कि हर एक, ठीक है ना, देखो अप टू एटॉमिक नंबर 20 NYP का रेशियो अगर 1 के इक्वल है तो वो न्यूक्लियस स्टेबल, अदरवाइज अनस्टेबल। अगर एटॉमिक नंबर 30 तक, ठीक है ना, तो अगर NYP का रेशियो 1.13 है तो वो स्टेबल, अदरवाइज अनस्टेबल, मतलब 20 से 30 के लिए उसके बाद ये वाली रेशियो होनी चाहिए। तो मतलब अगर न्यूक्लियस, ठीक है, एटॉमिक नंबर 80 तक, ठीक है, NYP का रेशियो कितना चाहिए 1.5। जो हमारे पास लास्ट स्टेबल न्यूक्लियस होता है, लास्ट स्टेबल न्यूक्लियस, ठीक है, वो कौन सा होता है, आपको मैंने बताया था लास्ट स्टेबल न्यूक्लियस वो कौन सा होता है, बिस्मथ। बिस्मथ, ठीक है, बिस्मथ का एटॉमिक नंबर कितना होता है 83। तो उसके लिए NYP का रेशियो आता है, वो कितना होता है 1.52, ठीक है, वो कितना होता है 1.52। क्या ये आपको क्लियर हुई चीज़? जो लास्ट स्टेबल एलिमेंट है बिस्मथ 83 एटॉमिक नंबर होता है, उसका जो NYP का रेशियो होता है 1.52 होता है, और वो लास्ट स्टेबल है। 83 के बाद वाले जितने भी हमारे पास एटम्स हैं या न्यूक्लियस है वो सभी क्या है, अनस्टेबल है, मतलब रेडियो एक्टिविटी शो करेंगे। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास अप टू एटॉमिक नंबर 20 NYP रेशियो कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ, हमारे पास है नाइट्रोजन, सपोज करो, या ऑक्सीजन ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना, जो कार्बन ले लेते हैं, कार्बन का 2 आइसोटोप्स होते हैं 6C12 एंड 6C14। क्या ये सभी को पता है? मुझे बताइए इसका NYP रेशियो कितना होता है, इसका NYP रेशियो कितना होता है, ठीक है, NYP रेशियो। न्यूट्रॉन कितने होंगे भाई, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर 12 माइनस 6, प्रोटॉन कितना 6, तो 6/6 कितना हो गया 1। मतलब जो 6C12 है ये तो क्या है, स्टेबल न्यूक्लियस है, ये क्या है हमारे पास, स्टेबल न्यूक्लियस है। बट अगर हम देखें इन केस ऑफ कार्बन 6C12 6C14, तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे 8 एंड प्रोटॉन कितने आ जाएंगे 6। तो NYP का रेशियो कितना आ गया 8/6, मतलब 1 से काफ़ी ग्रेटर आ गया। मतलब ये क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ये क्या होता है हमारे पास, अनस्टेबल होता है। आपने आज तक रटा होगा कि 6C14 क्या होता है, अनस्टेबल होता है। इसका रीज़न पता चला कि हमारे पास इसका NYP रेशियो आइडल कितना चाहिए 1, बट 1 से क्या है, ज़्यादा है, इसलिए NYP रेशियो के बेसिस के ऊपर हम किसी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी को बता सकते हैं। तो मतलब हमारे पास जो 6C12 है वो स्टेबल है, ये क्या है, स्टेबल है, बिकॉज इसका रेशियो क्या आ रहा है, NYP रेशियो कितना आ रहा है 1 आ रहा है, और ये Z=20 तक के लिए। और 6C14 क्या है, अनस्टेबल है, अनस्टेबल है, मतलब ये रेडियो एक्टिविटी शो करता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। क्लियर है आपको? ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए आपको डेफिनेटली। तो अब देखो हमारे पास एक ग्राफ बनता है NYP रेशियो वर्सेस, ठीक है ना, यहाँ पे हम देखो एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मतलब NYP का ग्राफ होना है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लेंगे NYP के लिए, यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो मुझे बताओ ग्राफ का नेचर कैसा आएगा, अप टू एटॉमिक नंबर 20, ठीक है, अप टू एटॉमिक नंबर 20 जितने हमारे पास न्यूट्रॉन होने चाहिए उतने प्रोटॉन, तो अप टू एटॉमिक नंबर 20 तो कुछ इस तरह का ग्राफ आएगा, मतलब जितने हमारे पास न्यूट्रॉन होंगे उतने क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। बट जैसे जैसे हमारे पास एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, तो आपने देखा होगा NYP का रेशियो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर NYP का रेशियो इंक्रीज कब होगा, मुझे बता सकते हो आप? NYP का रेशियो 1 से ग्रेटर कब होगा, जब न्यूट्रॉन ज़्यादा होंगे प्रोटॉन से। मतलब जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो जैसे जैसे हम 20 के बाद जाएंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ने लग जाएंगे कुछ इस तरह से। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते रहेंगे, इंक्रीज होते रहेंगे। तो हमारे पास कुछ इस तरह का ग्राफ आता है। तो ये Z=1 वाली लाइन है, ये तो NYP रेशियो 1 वाली। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरह का एक रीजन आता है। तो इसी रीजन को हम क्या बोलते हैं, जोन ऑफ स्टेबिलिटी, जोन ऑफ स्टेबिलिटी, या इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टेबिलिटी बेल्ट, स्टेबिलिटी बेल्ट। तो मतलब जो भी एलिमेंट इस स्टेबिलिटी बेल्ट के अंदर लाई करेगा, ठीक है, उसके नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग जो स्टेबिलिटी बेल्ट के अंदर लाई करेगा वो स्टेबल, और अदरवाइज वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो यहाँ पे NYP रेशियो, नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा, न्यूट्रॉन ज़्यादा होंगे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या ग्रेटर देन 1, तो ये भी क्या होगा, अनस्टेबल होगा। और यहाँ पे NYP रेशियो क्या होगी, लेस देन 1, तो ये भी क्या होगा, अनस्टेबल होगा। मतलब जो भी ग्राफ के इधर या इधर जोन ऑफ स्टेबिलिटी से अलग लाई करेंगे
वो सभी क्या करेंगे, रेडियो एक्टिविटी को शो करेंगे। तो आपके एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आया था वो मैं बताता हूँ। तो आपके एग्जाम में पूछा गया था स्टेबिलिटी बेल्ट की, ठीक है, स्टेबिलिटी जोन के लिए NYP का रेशियो कितना होना चाहिए, NYP का रेशियो कितना होना चाहिए, 1 से लेके 1.52 तक होना चाहिए। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जोन ऑफ स्टेबिलिटी। मतलब जो भी हमारे पास NYP का रेशियो 1 से 1.52 तक लाई करेगा तो वो न्यूक्लियस क्या होंगे, स्टेबल होंगे। एक बार तो ये क्वेश्चन आया था मास्टर कैडर के अंदर, ठीक है, NYP का रेशियो 1 से 1.52 तक लाई करता है। 1.52 किसके लिए होता है हमारे पास, बिस्मथ के लिए होता है, ठीक है ना, 83 बिस्मथ के लिए होता है, और जिसका मास नंबर कितना होता है 209। तो आप इसमें NYP का रेशियो चेक भी कर सकते हो कि 1.52 आएगा। तो एक तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे पास स्टेबिलिटी जोन है उसकी वैल्यू कितनी चाहिए, 1 से लेके 1.52 तक। उसके बाद हाईएस्ट वैल्यू कितनी चाहिए NYP की रेशियो की, हाईएस्ट वैल्यू कितनी चाहिए 1.52, ठीक है ना, हाईएस्ट वैल्यू कितनी चाहिए 1.52, तभी हमारा न्यूक्लियस क्या रह पाएगा, स्टेबल रह पाएगा। ये बात आपको क्लियर होगी। एक और उसने हाईएस्ट वैल्यू पूछ लिया था, उसमें ऑप्शन था 1.5, ठीक है ना, 1.52 ना देके उसने 1.5 दे दिया था, बाकी सारी वैल्यूज इससे कम थी, तो हमने कौन सा ऑप्शन टिक करना था, 1.5 वाला ही टिक करना था। बट एग्जैक्ट वैल्यू कितनी होती है 1.52। तो ये दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में अंदर पूछे जा चुके हैं और ये रिपीटेडली पूछे जाते हैं। मतलब हमने NYP रेशियो को कहाँ से कहाँ तक मेंटेन रखना है, 1 से लेके 1.52 तक। अगर NYP का रेशियो 1 से लेस हुआ, अगर NYP का रेशियो 1 से लेस हुआ या NYP का रेशियो 1.52 से ग्रेटर हुआ तो वो न्यूक्लियस कैसे होंगे, अनस्टेबल होंगे। तो वो न्यूक्लियस क्या होंगे, अनस्टेबल होंगे। तो अनस्टेबल होने के लिए क्या करेंगे, वो रेडिएशंस को एमिट करेंगे। तो रेडिएशन को एमिट किस फॉर्म में करेंगे, अल्फा एंड बीटा पार्टिकल की फॉर्म में करेंगे, अल्फा बीटा गामा पार्टिकल की फॉर्म में करेंगे। अब जब अल्फा बीटा गामा पार्टिकल की फॉर्म में वो एमिट करेंगे रेडिएशंस को, तब जो उनका रेडिएशन का जो नया एलिमेंट फॉर्म होता है वो स्टेबिलिटी बेल्ट के अंदर लाई करता है। मतलब अगर NYP रेशियो हाई हुआ एज कंपेयर टू NYP रेशियो जो स्टेबिलिटी के लिए चाहिए होता है, तो अगर NYP रेशियो किसी न्यूक्लियस का हाई हुआ, मतलब NYP अगर ज़्यादा हुआ NYP स्टेबिलिटी से, मतलब जितनी स्टेबिलिटी के लिए होना चाहिए था, तो वो NYP को रेशियो को क्या करेगा, कम करेगा। तो NYP रेशियो को हम क्या करेंगे, कम करेंगे। तो रेशियो को कम करने के लिए क्या करेंगे, कुछ हम टेक्निक्स यूज़ करेंगे जिसमें अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, ठीक है, के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, पॉजिट्रॉन इमिशन, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अगर NYP का रेशियो जो हमें चाहिए वो लेस हुआ NYP रेशियो स्टेबिलिटी से, तो इस केस में हम क्या करेंगे, NYP रेशियो को इंक्रीज़ कर देंगे, NYP रेशियो को इंक्रीज़ कर देंगे सो डैट वो स्टेबिलिटी जोन के अंदर आ जाए। मतलब अल्फा बीटा गामा पार्टिकल का इमिशन होता ही क्यों है, स्टेबिलिटी जोन को पाने के लिए। अगर NYP का रेशियो कम है तो उसको हाई कर देंगे, अगर हाई है तो कम कर देंगे। करेंगे किसकी हेल्प से, कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करेंगे, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा पार्टिकल, पॉजिट्रॉन इमिशन, ये पॉजिट्रॉन इमिशन। उसके अलावा एक होता है हमारे पास के इलेक्ट्रॉन कैप्चर, ये एक होता है हमारे पास के इलेक्ट्रॉन कैप्चर। तो ये सारी टेक्निक्स हैं जिनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, किसी न्यूक्लियस के, ठीक है, न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो को चेंज कर सकते हैं। कब किस केस में हाई होगा, किस केस में कम होगा, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर को आपने प्रॉपरली रिवाइज करना है। अगर किसी को कोई डाउट आता है तो आप मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जा कहीं भी पूछ सकते हो, कॉल करके पूछ सकते हो। तो आपको ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन जो आज तक आया मास्टर कैडर से, ये मैं बता देता हूँ मास्टर कैडर में कहाँ से आया क्वेश्चन। एक तो NYP रेशियो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे तो डेफिनेटली रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा जाता है कि NYP रेशियो स्टेबिलिटी जोन के लिए कितनी होनी चाहिए। उसके बाद जो रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा जाता है, एक टेक्निक होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूट्रॉन एक्टिवेशन टेक्निक, ठीक है, ये भी मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। इस बार जो क्वेश्चन आया था वो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर से आया था, क्योंकि आपको पता है रेडियो एक्टिविटी किसको फॉलो करती है, फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करती है। तो फर्स्ट ऑर्डर भी हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, तो उससे क्वेश्चन आता था। तो ये 3-4 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। और नंबर ऑफ अल्फा बीटा पार्टिकल से कभी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट नेक्स्ट टाइम चांस है कि नंबर ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल की कैलकुलेशन के लिए वो आपसे क्वेश्चन पूछ ले। तो ये टॉपिक्स को आपने स्पेशल स्ट्रेस लेके पढ़ना है, बिकॉज हम हर एक टॉपिक करेंगे तभी हमारे अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर हम 45+ टारगेट कर रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर, तो हमें हर एक टॉपिक को इन डेप्थ ही पढ़ना पड़ेगा। आई होप आपको ये वाला लेक्चर क्लियर होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।